क्योंकि ब्राह्मण आज इस देश को देश बनने ही नहीं देगा। क्यों नहीं बनने देगा? क्योंकि ब्राह्मण तो तभी जिंदा रहता है जब जातियों में लोग बटे रहते हैं। अगर जातियां खत्म हो जाएंगी तो ब्राह्मण को कौन पूछेगा? अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, धर्मवाद ये किसके काम है? ये ब्राह्मण फैलाता है। जिन लोगों ने गिराया, हमने आपने सभी नौजवानों ने देखा है अपनी आंखों से, किसी को कोई सजा नहीं। और वहाँ पर एक काल्पनिक भगवान को आपने बिठा दिया और कह दिया ये तो भगवान था। आप सिद्ध कर दीजिए कि राम सच है, बता दीजिए। राम का और तुलसी का युग अगर एक है तो मैं मान जाऊंगा कि राम सच है। तो आप कल को मेरी भी हत्या कर देना, कह देना जय श्री राम के नारे के बाद। मुसलमान ही नहीं, सिर्फ दलितों से भी जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। अरे भाई डरवा, यही तो मनुवाद है, यही तो मनुवाद है। इसी को तो खत्म करने के लिए हमने संविधान को बनाया था और उसी की कुर्बानी देने के लिए लोग निकलेंगे। क्या आज नहीं तो कल निकलेंगे। दलितों और ओबीसी का भी बारी आएगी क्या इनकी लिंचिंग की? किसकी? जय श्री राम के नाम। अरे जो हो ही रही है, किसकी लिंचिंग नहीं हो रही है? गुजरात में क्या नहीं हुआ था? लोगों को पकड़ के नंगा पीटा गया था। बिहार में क्या नहीं हो रहा है? ये राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर हिंदुओं का है तो हिंदू उसमें जाके पूजा करे, कोई मना कर रहा है? हुआ था सर। तिरंगे का अपमान सम्मान हो कहाँ रहा है? तिरंगे का सम्मान कहाँ हो रहा है? यहाँ इस समय इस देश को तिरंगे का सम्मान की ही तो बात है। सरकार अगर योगी की नहीं होगी तो ठोक के योगी भी जेल में जाएंगे और ठोक के प्रधानमंत्री। एक है लोगों का नेता बनना, एक है कि देश को बचाना। अब जो नेता बनना चाहते हैं वो पानी के बुलबुले की तरह आएंगे और अपना काम करके चलते बनेंगे। और जो चिंतनशील पुरुष हैं, जिन लोगों को ये महसूस है कि हमारा देश बर्बाद की तरफ जा रहा है, हमारा संविधान जिससे हमें अधिकार मिला है वो हम खोते जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही चिंतक लोग हैं और वो बहुत सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल, देखो एक बात बता दूं, ये देश अब इस संविधान को छोड़ नहीं सकता है। चाहे कितना भी कोई भी बात आ जाए और कितनी भी कुचक्र चालें चल ली जाएं, ये इस देश की मजबूरी होगी। अगर इस देश को देश रहना है तो संविधान, अक्षर से संविधान लागू करना पड़ेगा। और जो नए अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जो संविधान को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं, उन सबको खत्म करके हमें पुराना वही संविधान लागू करना पड़ेगा। क्या लगता है संविधान खतरे में है क्या सर? देखिए संविधान ही तो खतरे में, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। हाँ बिल्कुल संविधान खतरे में। एक मिनट सर, हाँ संविधान खतरे में है, पूरी तरह खतरे में। बताइए क्या कुछ ही सालों में भी ये खतरे में आया? इससे पहले भी खतरे नहीं, ये संविधान जिस दिन से लागू हुआ उसी दिन से खतरे में है। अगर ऐसा ना होता तो इस देश को उसी दिन से लागू कर दिया गया होता संविधान को, तो आज ये स्थितियां नहीं आती। चाहे वो नेहरू जी का युग रहा हो, चाहे इंदिरा जी का युग रहा हो, अच्छे युग रहे, देश के विकास की तरफ ले जाने वाले रहे, मैं ये नहीं कह रहा। और जहाँ तक है नेहरू जी की उपलब्धियों को पर मैं कोई उंगली न उठाते हुए एक बात जरूर कहूँगा बड़े खुले दिल से कि अगर इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया, वो नेहरू जी ने अपने जीवन काल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संविधान का सदुपयोग किया। लेकिन समाज के लिए जो जिसे कहते हैं हम यहाँ का बहुसंख्यक बहुजन समाज, उसके साथ में उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई। क्या सर एक सवाल है, अभी कुछ कल ही की घटना है सर कि अमिताभ ठाकुर को किस तरीके से उठाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने जाते हैं, चुनाव लड़ने का घोषणा किया था उन्होंने। देखिए इस तरह की जिसके साथ में सत्ता है यार, जिसको जो मजबूत है, जिसे पता है कि उसके साथ में न्यायपालिका से लेकर के कहीं कोई भी विरोध करने वाला नहीं है, तो वो तो आतताई हो ही जाएगा। राजा है गो बाबर हो और जेल जज भिजवाए, घर रोटी कपड़ा मिले और जगत का चाहे। तो इस समय राजा बाबरा इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका उसके साथ में है। न्यायपालिका किसी भी तरह का ईमानदारी से न्याय नहीं कर रही है, पक्षपाती है, जातिवादी है, परिवारवादी है। न्याय नहीं मिल रहा लोगों को? क्या बिल्कुल नहीं मिल रहा। बताइए कोई एक भी ऐसा न्याय बता दीजिए जिसे हम न्याय की कसौटी पर ये कह सकें कि हाँ ये न्याय की कसौटी पर परख के दिया गया न्याय है। सर बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया, क्या ये न्याय? अरे ये अगर न्याय होता तो हम विश्व के सामने शर्मिंदा ना होते। ये न्याय, इससे ज्यादा और अन्यायपूर्ण क्या न्याय हो सकता है? सर आप शर्मिंदा है राम मंदिर बन रही है? मैं राम मंदिर के बनने न बनने से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं शर्मिंदा इस बात पर हूँ कि न्यायपालिका ने न्याय नहीं किया।
सर ब्राह्मण सम्मेलन अलग अलग समुदाय के लोग, SC ST OBC के लोग, तमाम पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सम्मेलन बुलाए जाते हैं ये सिर्फ इसलिए बुलाए जाते हैं कि ऐसे लोग जो अनपढ़ लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको किस तरह से हम मोटिवेट कर सकें इस बात के लिए कि देखो हम सच हैं और हमसे हटके कोई भी सच नहीं है, इसलिए उसका साथ मत देना। इसलिए ये इस तरह के जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर सम्मेलन बुलाए जाते हैं। सर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है आपका जिसमें आपने ये कहा है कि रोटी बेटी का संबंध, इस तरह का कुछ बयान दिया था, करोड़ों लोगों ने देखा। दरअसल वो क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसकी। देखिए, बिल्कुल साफ है, जब तक गरीब आदमी अपने अहंकार को भूलकर अपने साथ में अपने भाई के साथ खान पान उठना बैठना नहीं शुरू करेगा, अपने कल्चर को अपनी संस्कृति को आपस में शेयर नहीं करेगा, तब तक वो अकेला होकर के इसी तरह पिटता रहेगा। और चंद लोग जो सत्ता में धन से और अधिकार से और शिक्षा के आधार पर जो बेवकूफ़ बना सकते हैं वो बनाते हैं, वो योजनागत तरीके से बनाते हैं। क्योंकि हम योजना, मजदूर के पास योजना को न देखने का फुर्सत ही नहीं है, वो तो अपने रोजी रोटी और अपने बच्चों को पालने के लिए ही परेशान हो रहा है। सर जाति जनगणना को लेकर के जिस तरह से मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया, लोग लोकसभाएं कर रहे हैं, क्या जाति जनगणना इतना ज़रूरी है अपनी हिस्सेदारी को पाने के लिए? इस देश में अगर कोई संविधान को बचाने के लिए सबसे सही और उचित मांग है तो वो है जाति जनगणना। जाति जनगणना 72 साल में जो हमारे देश के संविधान के साथ में छलावा किया जाता रहा है, कोई खास जाति विशेष वर्ग 65%, 3% के बाद 65% तक पहुंच गया और पूरा देश देखता रहा। इस सबको अगर उजागर करना है तो जाति जनगणना बहुत जरूरी है। ओबीसी समाज को उनका हक अधिकार नहीं मिला, हिस्सेदारी नहीं मिली क्या ओबीसी को, क्या किसी को भी नहीं मिली है? एक वर्ग को छोड़कर और किसी को नहीं मिली, बताइए किस छत्री को मिल गई? कौन सा एक वर्ग है जिसे जो मेरे को बताइए किस छत्री को आपने अधिकार दे दिया कि ये छत्रियों को पूरे अधिकार मिल चुके हैं? समाज के मैं ओबीसी की बात है, मैं ओबीसी कौन प्रधानमंत्री? देखिए ये यही इस देश का दुर्भाग्य है कि ओबीसी, उनको ओबीसी कहा जा रहा है और उन्हें ओबीसी प्रचारित किया जा रहा है, जो व्यक्ति ओबीसी से कभी उसका संबंध ही नहीं रहा। छद्म भेष में जो ओबीसी बन के आ रहे हैं वो अपने चेहरे दिखा रहे हैं और उन्हीं के आधार पर, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, इनके कुछ लोग जो हैं पपेट जिन्हें कहा जाता है, या वो लोग जिनका सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो गया है, वो लोग वहाँ जा करके अपने चाटुकारिता करते हैं और अपने एंजॉय कर रहे हैं। सर कौन से जाति समुदाय से आते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो छत्री भी नहीं है, तो कौन है जिनका इन तमाम आज इस देश की 65% जुडिशरी, 65% ब्यूरोक्रेसी, 65% जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें लगभग 65% ब्राह्मणों का है। कोई उनका विरोध नहीं करता है, क्योंकि ब्राह्मण आज इस देश को देश बनने ही नहीं देगा। क्यों नहीं बनने देगा? क्योंकि ब्राह्मण तो तभी जिंदा रहता है जब जातियों में लोग बटे रहते हैं। अगर जातियां खत्म हो जाएंगी तो वो ब्राह्मण को कौन पूछेगा? अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, धर्मवाद, ये किसके काम है? ये ब्राह्मण फैलाता है। सर जातिवाद कैसे खत्म होगा? जब आप जाति के नाम पर आरक्षण मांगने की बात करेंगे, जाति के नाम पर जब आप हिस्सेदारी की बात करेंगे, तो जातिवाद कैसे खत्म होगा? बिल्कुल, आपने ये बात सही कही है। पहले किसी को खाने के योग्य तो बना दो। आपने 70 साल में लोगों को खाना न दे करके आपस में लड़ाने का काम जो करते रहे और अपनी रोटियां सेकते रहे। सवाल इस बात का है, देश को आपने बर्बाद करने में किस जगह छोड़ा है? आज न्यायपालिका जिस न्याय को न्याय देती है वो जातिवाद से पूर्ण नहीं है। जिन लोगों ने मस्जिद या मंदिर, जो भी था, आप जिस बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे या उसे मंदिर की बात, जिन लोगों ने गिराया, हमने आपने सभी नौजवानों ने देखा है अपनी आंखों से, किसी को कोई सजा नहीं। और वहाँ पर एक काल्पनिक भगवान को आपने बिठा दिया और कह दिया ये तो भगवान था। तुलसी के समय में कौन सा भगवान था? ये बात सच है। राम को काल्पनिक बता रहे हैं, और क्या है? आप सिद्ध कर दीजिए कि राम सच है, बता दीजिए। राम का और तुलसी का युग अगर एक है तो मैं मान जाऊंगा कि राम सच है। लेकिन सबसे ज्यादा हत्या तो सर उसी पे हो रही है। अब वो जो करना है वो तो आप कल को मेरी भी हत्या कर देना, कह देना जय श्री राम के नारे के बाद। मुसलमान ही नहीं, दलितों से भी जय श्री राम के नारे लगवाए। अरे भाई डरवा, यही तो मनुवाद है, यही तो मनुवाद है। इसी को तो खत्म करने के लिए हमने संविधान को बनाया था और उस संविधान को स्वीकार किया था और उसी की कुर्बानी देने के लिए लोग निकलेंगे। क्या आज नहीं तो कल निकलेंगे। दलितों और ओबीसी का भी बारी आएगी क्या लिंचिंग की? किसकी? जय श्री राम के नाम। अरे जो हो ही रही है, किसकी लिंचिंग नहीं हो रही है?
गुजरात में क्या नहीं हुआ था, लोगों को पकड़ के नंगा पीटा गया था। बिहार में क्या नहीं हो रहा है, लिंचिंग का क्या डेफिनेशन सिर्फ ओबीसी वो माइनॉरिटी के साथ हुई है, हर गरीब के साथ है। गरीब अभी मिल जाए रोटी, गरीब की बेटी के साथ अत्याचार होता है तो कुछ नहीं मिलता ये है। लिंचिंग करने वाले आखिर किस मानसिकता के लोग हैं और कौन है? देखिए, इस मानसिकता को तैयार करता है ब्राह्मण और करवाता है अपने पपेट से, जो भी उसके उसमें आ जाए, धन बल में, किसी भी बल में। सर आपने कहा कि सबसे जो बड़ी लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट पर जो है SC ST OBC का कब्जा होगा तभी कुछ होगा। देखिए, कब्जा किसी का भी नहीं सुप्रीम कोर्ट पे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। हम ये चाहते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के तहत काम करे, उसका निर्माण हो, उसमें सभी जाति धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। जब उसमें सभी जाति धर्म के लोगों का उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व होगा तो न्याय देने के लिए मजबूर होगा सुप्रीम कोर्ट। आज तो ये है कि न्याय के नाम पे आप बताइए, कोई न्यायाधीश बलात्कार का किसी पे केस लगता है और उसी को कहते हो कि आप ही इसमें जजमेंट देंगे, तो वो कोई, मैं बताइए, जो कल्पित है वो अपने आप को कहेगा कि मैं गलत हूँ। सर, राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा जो कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जब निधन हुआ तो जब तिरंगा के ऊपर बीजेपी का झंडा लगाया गया तो कैसे देखते हैं इसे? क्या आप देखिए, ये सब चीज़ें आप फालतू की बातें मुझसे पूछ के मुझे दिमाग मेरा वो मत करिए कि मैं बेवकूफ़ लोगों के जवाबों को दूं और बेवकूफ़ी के जवाबों को सुनूं। आप मुझसे ये बात करिए, इस देश को बचाने और देश को आगे ले जाने के लिए ये राम मंदिर हिंदुओं का है तो हिंदू उसमें जाके पूजा करे, कोई मना कर रहा है? राम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझसे तिरंगे का अपमान सम्मान हो कहाँ रहा है? तिरंगे का सम्मान कहाँ हो रहा है? यहाँ इस समय इस देश को तिरंगे का सम्मान की ही तो बात है। यहाँ तो लोग तिरंगे को तो मजाक बना रखा है उन्होंने। अपनी राजनीतिक दलों के झंडे ऊपर होने चाहिए। मानसिकता बिक चुकी है लोगों की। मानसिकता के लोगों से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? इसकी मानसिकता के लिए नौजवान तुम लोग हो, ये सवाल जो पूछ रहे हो, इस सवाल को जब उनसे भी पूछोगे जवाब मिलेगा तो लोग बताएंगे उसका। सर कह रहे हैं कि यूपी में जो है दलित कम्युनिटी के लोग डरे हुए हैं योगी के व्यवहार से, खुलकर सामना नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। सर, तो चुनाव में क्या उम्मीद है कि फिर कैसे वो वोट डालेंगे? डर से बीजेपी को वोट दे के आ जाएंगे, इस तरह की बातें? देखिए, व्यवस्था जिस तरह भी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी उससे लड़ना तो पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए अपनी जान की कुर्बानी अगर देनी पड़ जाए तो उसमें आगे आना चाहिए और उसमें हमें अपना खुलकर समर्थन करना पड़ेगा। अब रो करके, गिड़गिड़ा कर और किसी दूसरे पर दोषारोपण दे करके आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको भूख लग रही है तो अपने उस भूख की आग को मिटाने के लिए संघर्ष के दौर में आप आइए और आपको अगर कोई रोकता है तो ये संविधान आपकी सुरक्षा के लिए है। सरकार अगर योगी की नहीं होगी तो ठोक के योगी भी जेल में जाएंगे और ठोक के प्रधानमंत्री हों या कोई भी हो। मैं तो ये मांग करता हूँ इस देश में विशेषाधिकार प्राप्त, चाहे CJI हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी करप्शन के किसी भी एलिगेशन में अगर दोषी पाया जाता है उसको जेल में जरूर जाना चाहिए। हमने संविधान के डर को ही खत्म कर दिया। हमने संविधान से उठकर ऊपर अपने आप को नेता मानना शुरू कर दिया, जज मानना शुरू कर दिया। संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान की प्रस्तावना की अवहेलना हो रही है। कोई बात नहीं है, क्योंकि जज साहब ने कहा है, जज साहब ने ये कहा है। जज साहब तो एक आदमी है, एक व्यक्ति है। संविधान को बनाने के लिए 350 आदमियों ने इकट्ठा होकर के अपने विचार रखे थे, 2-2.5 साल तक डिबेट की थी। तो संविधान की आप बात करते हैं और संविधान को आप बार संविधान को लेके चल रहे हैं, लेकिन सर संविधान ये जंतर मंतर पे आपकी नाक के नीचे जलाया जाता है। जब कोई बैकवर्ड का OBC का रोड पे नहीं आता, भाई क्यों संविधान जलाया जा रहा है? देखिए, ये अज्ञानता इसी को तो कहते हैं। अज्ञानता है, डर है। तो इन सब चीज़ों को आप कोई दूसरे उसमें कहते हो क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर इसी के लिए तो है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर क्यों कमज़ोर है? कमज़ोर इसलिए है कि जब बलात्कार किसी लड़की के साथ होता है, FIR लॉज नहीं होती है। एक बार आप ये जजमेंट आ जाए कि वहाँ का SHO, वहाँ का SP, वहाँ का वो सस्पेंड भी होंगे, FIR भी होगी और उनके अगेंस्ट भी केस वही लगेगा जो एक बलात्कारी के साथ लगता है। आप देखिए, रोज FIR प्रॉपर तरीके से होने लगेंगे और एक्शन होने लगेगा। सर, डॉक्टर पिट रहे हैं, प्रोफेसर पिट रहे हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो पिट रहे हैं। संविधान की जब बात करते हैं तो संविधान को नहीं मानना। आप संविधान की बात बार बार कर रहे हैं, संविधान की बार बार कर रहे हैं। सर, जिनको आपने वोट दिया है वो तो नहीं मान लेना संविधान। देखिए, इसीलिए तो ये लड़ाई है भाई। अगर संविधान को मान रहे होते
तो हम संविधान के बचाने की लड़ाई क्यों लड़ते? आज संविधान को आज डॉक्टर पिटे, इंजीनियर पिटे या कोई और भी पिटे, बलात्कार हो, आपके भ्रष्टाचार हो, ये सब भ्रष्टाचार की जड़ें देखो। कुछ एक बात और भी है, जितनी भी ये पेंशन मिलती है, पॉलिटिकल पेंशन एमएलए एमपी को, ये तत्काल बंद होनी चाहिए। क्योंकि एमएलए एमपी 5 साल के लिए आता है और अपने जो भी कमाए या ना कमाए, किसी ने कहा है कि आप एमएलए का चुनाव लड़िए, आप जनसेवा के नाम पर समाज में आते हैं तो जनसेवा 5 साल तक आपने तनख्वाह लेके कर ली, उसके बाद अपने घर को पालिए। किसी ने नहीं कहा आपसे कि ये कोई बाउंडेशन है, लेकिन उनको पेंशन लाखों रुपए में दी जा रही है, ये गलत है। एक नहीं 4-4 दी जा रही है, ये गलत है। मैं इसी 4-4 हो या 2-2 हो या 3-3, अरे जो भी हो, मैं उन पेंशनों मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं इसका भी विरोध करता हूँ कि जो निधि दी जाती है, विधायक निधि है, मेंबर पार्लियामेंट निधि है, ये भी तत्काल बंद करना चाहिए। क्योंकि इससे कमीशन खोरी बढ़ती है और लोग उसी के लिए लोगों से मांग करते हैं।